वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र एकेडमी पर। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर वीडियो साबित होगा। इसमें मैं हर उस टॉपिक को इंक्लूड करूँगा जिसकी आपको आवश्यकता है जानकारी हेतु। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस जॉब के लिए क्या आपकी सैलरी रहेगी, सैलरी के बाद पोस्टिंग आपकी कहाँ पे हो सकती है, पोस्टिंग के अलावा प्रमोशंस इसमें किस तरह से होते हैं, क्या क्या प्रमोशंस होते हैं, और उसके बाद किस टाइप के किस तरह के काम आपको करने पड़ सकते हैं इस जॉब के अंतर्गत, क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं। देन वर्कलोड क्या रहेगा, छुट्टियां आपको कितनी मिलेंगी, फैसिलिटी क्या क्या आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यही सब कुछ एक टॉपिक जो है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप निश्चित रूप से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आज डिस्कशन करते हैं कि सैलरी के बारे में। देखिए ऐसा है कि ये टीचर के समकक्ष जो है वैकेंसी है, इसका स्तर टीचर के समकक्ष है और इसकी ग्रेड पे रहती है 4200 रुपये। और बेसिक की पे की बात करें तो 9300 से 34,800 तक की इसकी बेसिक पे रहती है। अब ऐसा है देखिए कि बेसिक पे का मतलब हो गया 34,800 प्लस इसमें जो 2020 में आया था 17% बोलोगे आपका इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका वही समथिंग अप्रॉक्सीमेट जो भी बनेगा उसमें थोड़ा सा आपका अलाउंस जुड़ते हैं, जैसे जस्ट लाइक खाना खर्चा हुआ आपका, रेंट वगैरह जिसे एचआरए बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पीएडीए मिलता है, ये सब चीज़ें आके मिला के आपका ओवरऑल जो सैलरी की अगर बात करें तो लगभग ये 44,000 के आसपास बनती है। ओवरऑल एवरेज आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 42,600 से 50,000 तक यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। और उसका रीज़न है कि आप किस जगह पोस्ट हैं। जस्ट लाइक आप किसी मेट्रो सिटी में हैं तो वहाँ पे जो महंगाई हो उसके हिसाब से आपको एचआरए वगैरह दिया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका जो फूड अलाउंस होता है, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। या आप किसी नक्सलाइट एरिया में तो उसके हिसाब से आपको शिफ्ट किया जाएगा, और पैसे भी उसी हिसाब से आपके निर्धारित किए जाएंगे। जो भी आपकी सैलरी है उसी हिसाब से आपकी निर्धारित होगी। तो आप एक एवरेज मान के चलिए कि ऐसा 45,000 जो है एक एवरेज सैलरी हम लोग ले रहे हैं, तो इससे प्लस माइनस 2,000 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी सैलरी की। और सेकंड जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी पोस्टिंग। देखिए पोस्टिंग का ऐसा है कि एक बॉर्डर स्कीम है, उसके हिसाब से सिस्टम ये है कि इस स्कीम में पोस्टिंग जो है आपको होम रेंज से बाहर दी जाती है। मतलब बाहर का मतलब थर्ड डिस्टेंस रीजन। अब थर्ड डिस्टेंस रेंज का मतलब क्या हुआ, देखो रेंज का मतलब क्या होता है, मतलब एक रेंज में वही 4 ज़िले लगते हैं, 3-4 ज़िले आप मान लीजिए। जैसे आपका कानपुर मंडल है, कानपुर रेंज है आपकी। अब इस रेंज से आप मान लीजिए ये रेंज हुई, उसके बाद एक और रेंज, 2 रेंज हटा दीजिए, उसके बाद तीसरे रेंज में आपकी पोस्टिंग हुई। ऐसा विधान जो है कागजी रूप से लिखित है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं ये भी निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें मिला के जो है आपका पोस्टिंग जो होती है वो आपकी ओवरऑल कभी कभी छठे, कभी 5 में, 7 में, मतलब काफ़ी दूर दूर रेंज पे हो जाती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि रेंज के बारे में कोई निर्धारण नहीं है। जहाँ पे वैकेंसी होगी वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। और आप मान के चल सकते हैं कि यूपी के अंदर कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप मतलब इन जनरल केस में ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पोस्टिंग की बात रही। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रमोशंस के बारे में। देखिए प्रमोशन जो इसमें है उसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है। इसमें सबसे पहला ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका 1 ईयर का, और ट्रेनिंग पीरियड में आपको सिर्फ ग्रेड पे दिया जाएगा। ग्रेड पे मतलब आप मान सकते हैं पहले 3500 रुपये था, अब 4200 रुपये मिलता है। तो बस वही पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। जो भी आपका खर्चा है, जस्ट लाइक किराया हुआ, आपका खाना खर्चा, जो भी कुछ है वो भैया खुद से आपको करना पड़ेगा। उसमें कोई रोल नहीं किसी का, बस इतना ही पैसा आपको मिलेगा। ये 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड का सिस्टम है। देन दूसरी चीज़ आती है आपकी प्रोबेशन टाइम। अब प्रोबेशन टाइम होता क्या है, हालांकि ये 2 साल का होता है। मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ। मतलब ये आप समझिए ट्रेनिंग विद वर्क। मतलब यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और पब्लिक सेक्टर में आपको काम भी करना होगा। जस्ट लाइक जैसे आप दरोगा बनेंगे तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, उन चुनौतियों को आप कैसे हैंडल करेंगे। कोई आप अगर मिस्टेक करते हो तो मिस्टेक के बाद उसे इम्प्रूवमेंट उसमें कैसे किया जा सकता है। मतलब इस टाइम आप समझ सकते हैं एक तरह से कि ये भी एक ट्रेनिंग का टाइम है, बट इसमें आपको कुछ छूट मिल जाती हैं। मतलब अगर धोखे से भी आपका कोई डिसीजन बिगड़ भी जाता है तो उसे आप के सीनियर लोग हैंडल करते हैं ओवरऑल। तो ये ट्रेनिंग है
ट्रेनिंग विद वर्क, आप समझिए काम भी करना है आपको, ट्रेनिंग भी करनी है। ओवरऑल यहाँ से आपको एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अब आप पब्लिक सेक्टर में रहेंगे तो आप किस किस तरह के केस झेल सकते हैं, कैसी समस्याएं आएंगी और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रोबेशन टाइम ये आपका 2 ईयर्स का रहता है। उसके बाद आप एक परमानेंटली समझिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आप तैनात हो गए हैं। अब आपको जिस जगह काम मिलेगा वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, और ये 7 साल तक आप जब काम कर लेंगे, परमानेंट 7 साल तक हम काम करेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आप फर्स्ट प्रमोशन के लिए। अब ये प्रमोशन रहा इंस्पेक्टर पे, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर पे, और इस प्रमोशन में जब आप 7 साल काम कर लेंगे तो सीनियरिटी बेसिस पे आपको जो है प्रमोशन दिया जाएगा। अच्छा, सीनियरिटी बेसिस का मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन ये 2022 में हो रहा है, ये वैकेंसी आई हुई 21 में, फाइनल सिलेक्शन आपका होता है 2022 में। अब कोई बंदा जो सेलेक्ट हुआ है 2017 में या 16 में, तो 17-16 के बाद वो 3-4 साल काम कर चुका है, जैसे टू से कि वो आपसे 4-5 साल सीनियर है, ठीक है। उसके बाद जो सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद जो हुआ है, धीमे धीमे लास्ट में आप हुए हुए। तो इसमें जब भी प्रमोशन किया जाएगा तो इस तरह से किया जाएगा, जो आपसे पहले हुआ है पहले उसे प्रमोट किया जाएगा, देन उसके बाद जो हुआ है धीमे धीमे फिर जब आपका नंबर आएगा, जिस नंबर पे आप होंगे तो वहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये जनरली होता तो 7 साल है ये कागजी रिकॉर्ड के हिसाब से, बट ये हो पाता है आपका कभी 10 साल लग जाते हैं, 11 साल, 12 साल, 15 साल भी लग जाते हैं कभी कभी। तो ये प्रमोशन डिपेंड करता है आपकी सीनियरिटी की बेसिस पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये पहला आपका प्रमोशन हो जाता है। और ये है आपका दूसरा प्रमोशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, दिस इज DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये प्रमोशन भैया होता है आपका 15 साल सर्विस के बाद, और ये डिपेंड करता है आपका रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड मतलब आपने जो काम किया हुआ है, किस तरह से आपने केस हैंडल किए हुए हैं, क्या क्या सिस्टम आपने बना रखा है, आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सेकंड आपका सीनियरिटी, इसमें भी वही फैक्टर है, जिस तरह से आप किस सीनियरिटी बेसिस पे किस रैंक पे आते हैं वो भी है। और तीसरा इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है भैया। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वो आप जब जॉब करोगे तब आपको समझ में आएगा, या आसपास कोई अगर फैमिली में या फिर कहीं आसपास कोई दरोगा हो तो आप उससे डिस्कस कीजिए कि भैया क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो आपको खुल के बता देगा कि क्या क्या फैक्टर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इसमें आपका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, सीनियरिटी भी, और तब इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद ये आपका जो DSP पे सेकंड प्रमोशन होगा। अब जनरली ये हो जाता है 15 साल बाद, लेकिन भैया इसमें भी टाइम, वही बात है, इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है कि इंडिया का सिस्टम ओवरऑल मान से सकते हैं कि आप जो भी आपका प्रमोशन होना है 15 साल से ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कभी कुछ लोग 55 साल पे हो पाते हैं इस पद पे प्रमोट, 50-55, मतलब मान लीजिए भाई 50-55 पे प्रमोशन जो है DSP पे हो पाता है, अगर आपने इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई किया हुआ है तो। और प्लस आपकी परफॉर्मेंस भी, इसमें जो भी आपका रिकॉर्ड रहा है वो भी चेक करा जाएगा, तब आपको इस पर प्रमोशन किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि पूरे यूपी में अभी वैकेंसी आई हुई है 9500, ये है आपकी सब इंस्पेक्टर की। अब DSP काफ़ी रेंज के लिए, पूरे रेंज के लिए एक DSP बनता है, काफ़ी बड़े एरिया के लिए एक बनता है। तो बड़े एरिया के लिए बनेगा तो भैया पद भी कम होंगे, बेसिक सी बात है। अब पद कम होंगे और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जैसे जो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर आए हुए हैं, तो उनमें से कुछ एक को सिलेक्ट किया जाएगा। तो बस बेसिक सी बात है, सीनियरिटी भी बढ़ जाती है और भी क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें ओवरऑल। अच्छा, अगली बात हम लोग टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो भैया सारे काम करने, ये मान लो सारे काम, कुछ भी, कोई भी आपका वायलेंस हो रही है, हिंसात्मक कार्रवाई, भैया वहाँ पे झेलना पड़ेगा जाके। कोई भी केस बन रहा है, कोई भी झगड़ा बन रहा है, डिस्कॉर्ड, अब झगड़े की बात ऐसी रही आजकल भैया, पारिवारिक झगड़े ही इतने होते हैं, रिकॉर्ड तोड़, मतलब पारिवारिक झगड़े हैं, किसी मोहल्ले में किसी की पड़ोसी भिड़ गया, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, खेती में किसी ने किसी की खेती, कोई किसी की भैंस चोरी कर लेगा, मतलब ओवरऑल कुछ भी जो भी ड्रामा होगा, किसी कुत्ते ने किसी आदमी को काट लिया, अब जो भारी पार्टी, मतलब कुछ भी हो सकता है ओवरऑल, जो भी कोई डिस्प्यूट बनेगा, समझिए आप, एक्सीडेंट कोई बन रहा है आपका, कोई भी नेचुरल डिजास्टर भी है, जस्ट लाइक कहीं आधी तूफान में आदमी फंसा हुआ है, तो भैया जान माल की सुरक्षा करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वहाँ पर क्या आप सकारात्मक कदम उठाएंगे जिससे चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बचाई जा सकें। कोई भी कैलेमिटी हो, रैली हो आपकी, जस्ट लाइक नेताओं की रैली होती है, या फिर बड़ी कोई भी रैली है, चुनावी रैलियां हैं, ये सब चीज़ें, कोई भी क्रिमिनल केस बन रहा है भैया, कोई भी ट्रेजिडी हो रही है, कोई फेयर है, जस्ट लाइक कुंभ चल रहा है, अभी पहले कानपुर वाली त्रासदी हुई थी, तो कुछ भी किसान आंदोलन हुआ है, इलेक्शन हो रहा है, तो भैया यहाँ पर ड्यूटी लग जाती है। सब A to Z काम, मतलब काम कुछ नहीं छूटा हुआ है, सारे काम जो भी फंसेंगे, मैंने ये भी 10% भी नहीं बताए हुए हैं, आप समझ सकते हैं। जितने भी काम है सब आपको करने पड़ेंगे। और वर्कलोड की बात तो बड़ा सिंपल सा है, ये मत सोचो भैया 5 घंटे 6 घंटे जॉब है, 24/7 की जॉब है,
24 घंटे। जिस टाइम सिस्टम बिगड़ेगा, रात में भैया 2 बजे फ़ोन आएगा कि यहाँ मर्डर हुआ है, आपको चेक करने जाना है, इन्वेस्टिगेट करने जाना है, तो जाना पड़ेगा भैया। तो 24 घंटे की जॉब है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है। मतलब ऐसी जॉब है कि इसमें एक तो समस्या है चारों तरफ, ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाएगी आपकी कि भैया आपने काम बिगाड़ दिया। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, काम भी सही से हो, चारों तरफ समस्याएं, समस्याओं से भी सुलझो, उसके बाद अपनी जॉब भी करो। इस टाइप की थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग एक्टिव रख के काम करना होता है। तो 24 घंटे की जॉब है। अब लीव्स की बात करें तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं कि जो लीव्स मैंने भी लिखी हुई है या फिर जो भी कागजी कार्रवाई है, कागजी लिखी हुई लीव्स, ये सिर्फ कागजी हैं, सिर्फ लिखी हुई हैं। मतलब होता क्या है कि काम इतना ज़्यादा है और आदमी इतने कम है कि मजबूरी में भैया दरोगा लोगों को तो छुट्टी मिल ही नहीं पाती। मतलब रेयर केस में ही मिल पाती है। आपको महीने में आपने 1-2 छुट्टियाँ ले ली तो आप समझो बहुत ले लिया आपने। मतलब सिर्फ छुट्टियाँ लिखित हैं, ऐसा नहीं आप ले पाएंगे। अब आप एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप काम करते हैं और उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको खुद लगेगा कभी कभी कि आपका मन होगा छुट्टी लेने की, लेकिन आप वो काम कर रहे हो, जैसे लाइक पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि चलो यार पहले पढ़ लो, ये ज़रूरी है, और काम बाद में हो जाएंगे। तो आप खुद ही इतने फंस जाओगे कि भैया छुट्टियाँ मिल नहीं पाएंगी, आप खुद से नहीं ले पाओगे, फिर लोगे भी तो काम इतना होता है कि भैया छुट्टियाँ ग्रांट नहीं की जाती हैं। अब भाई दबे वो अलग बातें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लिखित छुट्टियाँ क्या है। ये तो अर्न लीव है, रिजर्व लीव है। मतलब ये है 30, एक साल में 30 छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। फिर कैजुअल लीव भी आ जाती हैं इसमें। मान लो कोई समस्या हो गई, कोई दुर्घटना हो जाती तो 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, ऐसी छुट्टियाँ, ठीक है। 5 दिन ज़्यादा बोल दिया मैंने, आई थिंक 1-2 दिन छुट्टी मिल जाती है मुश्किल से। अच्छा, इसके अलावा अगली है आपकी मेडिकल लीव, ठीक है, सॉरी, ओके। सो मेडिकल लीव भी मिल जाती है, कोई भी सिचुएशन बिगड़ जाती है तो वहाँ पे मेडिकल लीव भी आपको दे दी जाती है। अगर कोई ज़्यादा ही सिस्टम भी डिस्टर्ब है। अब और भी बहुत सारी छुट्टियाँ हैं, जस्ट लाइक मैटरनिटी लीव है। मान लो कोई लेडी ऑफिसर है और वो वर्क कर रही है तो प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब बहुत सारी होती है, मैटरनल लीव भी मिल जाती है। तो ये कुछ छुट्टियाँ हैं जो ज़रूरी भी हैं, वो ग्रांट भी कर दी जाती हैं। तो ये रही छुट्टियों की बात, ठीक है। बाय द वे मान के चलो कि छुट्टियाँ भैया नहीं मिल पाती हैं, कभी कभी आपको बहुत स्पेशल काम भी होगा, फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई किसी की शादी वगैरह है, आप छुट्टियां चाहते हो और आपका सीनियर बोल देगा भैया नहीं, काम ज़रूरी है, फेस्टिवल है कोई, झेलो आराम से, आप सिक्योरिटी में लगे हुए हो, सब लॉ ऑर्डर मेंटेन करो। अब आपका मन भी होगा, आपको गुस्सा है कभी कभी, तो आप जा ही नहीं पाओगे। फिर वो अलग बात है, आप जानबूझ के चले जाओ। आगे जो होगा, कोई छुट्टी लेने पे कोई ऐसा तो है नहीं, एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी शो कर दो, वो अलग बात है। लेकिन छुट्टियाँ मुश्किल से मिलती हैं ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, फैसिलिटी भी कुछ कुछ हैं थोड़ी बहुत, मतलब है तो बहुत ही एक रुतबे की जॉब है भैया। जहाँ पे भी जाओगे आप खड़े होगे तो आपका एक सिर्फ व्यू ही काफ़ी होगा देखना। तो इसके अलावा चलो बताते हैं, फिर भी आपको एक प्लेस दिया जाएगा, कोई क्वार्टर वगैरह दिया जा सकता है रहने के लिए, और HRA मतलब होम रेंट वगैरह दिया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है, जस्ट लाइक आपकी बीवी बच्चों की, आपके माँ पापा, मतलब इतने ही लोग उसमें इंक्लूड हैं। इन लोगों की कोई तबीयत ख़राब होती तो जो भी खर्चा आता है, अगर कोई MBBS डॉक्टर से आप साइन कराते हो तो जो भी आपका है वो कागज़ आप डिपार्टमेंट में लगाइए, आपको उसकी भरपाई करेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये भी फैसिलिटी भी है, ऐसी बात नहीं है। रुतबे की जॉब है, मतलब कहीं पे भी आप खड़े होगे आपका प्रभाव पड़ेगा। बहुत टॉप क्लास की जॉब है, तैयारी कीजिए। और फिर भी कोई चीज़ पे अगर आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और अगर इससे रिलेटेड किसी भी सिलेबस के बारे में, पढ़ाई की किसी भी चीज़ के बारे में, टॉपिक जो भी आपको चाहिए हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक चीज़ पे खूब क्लियरली नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। भले ही कोई टॉपिक हो, कोई सिलेबस से रिलेटेड चीज़ हो, कुछ भी चीज़, जो भी आप चाहें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा और निश्चित रूप से कोशिश करूँगा हेल्प करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे, बाय फ्रेंड्स।